हेलो फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं जो है प्रेरणिक प्रभाव का अनुप्रयोग, प्रेरणिक प्रभाव के अनुप्रयोग के बारे में। तो प्रेरणिक प्रभाव के अनुप्रयोग में आपने इसके पहले वाले वीडियो में क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है कार्बधनायन के स्थायित्व के विषय में, कि कार्बधनायन का स्थायित्व बताने में इसका क्या यूज है प्रेरणिक प्रभाव का। आपने क्या पढ़ा है कि प्रेरणिक प्रभाव में जो है ना, ये समझें, जो कार्बधनायन है इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूनता वाला स्पीसीज। इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको आप क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूनता वाला स्पीसीज है। तब जो है अगर प्लस आई समूह की संख्या बढ़ेगी तो कार्बधनायन का स्थायित्व क्या होगा? बढ़ेगा। भाई कमी है तो प्लस आई समूह क्या है? जो कि इलेक्ट्रॉन देंगे। जितना अधिक इलेक्ट्रॉन भेजा जाएगा स्थायित्व उतना ही अधिक रहेगा। इसके बाद आपने क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है कार्बेरिडॉन के स्थायित्व के विषय में। तो उसमें आपने क्या पढ़ा है कि जो कार्बेरिडॉन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, ये इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाला स्पीसीज है। और अगर वहां पे इलेक्ट्रॉन भेजा जाएगा तो आवेश बढ़ेगा। आज मैं लिखवा दूंगा कि जो आवेश है, यहां लिख दे रहा हूं, आवेश का और स्थायित्व का, आवेश का आ रहा है क्या प्रश्न? इसमें भी आ रहा है। आवेश का और स्थायित्व का क्या है? उल्टा रिलेशन है कि अगर स्थायी, देखो आवेश बढ़ेगा तो स्थायित्व कम होगा, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो। अगर आवेश कम होगा तो स्थायित्व जो है बढ़ेगा। आवेश ज्यादा होगा स्थायित्व कम होगा, आवेश कम होगा तो स्थायित्व जो है ज्यादा होगा। ये थोड़ा जानते रहिए आप। अच्छा ये देखिए पहले आप कि कार्बेरिडॉन के विषय में क्या जाना आपने कि वो उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वहां से जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे उसका स्थायित्व उतना अधिक रहेगा। ठीक है, तो फिर आप जानते हैं ना, पढ़ा है आपने कब, एप्लीकेशंस की एग्जांपल्स बहुत सारे किए हैं। आज जो है पढ़ाएंगे आपको मुक्त मूलकों के स्थायित्व के बारे में। देखो मैंने आपको बताया भी है कि जो मुक्त मूलकों का स्थायित्व होता है वो कार्बोधनायन के समान होता है। जैसे कार्बोधनायन में इलेक्ट्रॉन की कमी है, वैसे ही मुक्त मूलक में भी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। कार्बोधनायन को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुक्त मूलक को भी क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यही है कि जितने अधिक समूह रहेंगे प्लस आई, जितने अधिक प्लस आई समूह रहेंगे मुक्त मूलक का स्थायित्व क्या रहेगा? उतना ही अधिक होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, वही लिखा गया कि मुक्त मूलक जो है इलेक्ट्रॉन न्यून, न्यून का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, न्यून स्पीसीज है। प्लस आई समूह की संख्या बढ़ने पर इसका स्थायित्व क्या होता है? बढ़ता है। ये देखो, ये नहीं है, ये मुक्त मूलक है। मुक्त मूलक किसे कहेंगे? जिस कार्बन के पास विषम इलेक्ट्रॉन रहे उसको मुक्त मूलक कह दीजिए। कार्बन में नहीं, कोई भी हो सकता है, जहां विषम इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा उसे आप मुक्त मूलक कहेंगे। ये मुक्त मूलक है, ये भी मुक्त मूलक है, ये भी मुक्त मूलक। उसका नाम है मेथिल मुक्त मूलक। इसका नाम है क्या? मेथिल मुक्त मूलक। तो ये ध्यान दें आप, मुक्त मूलक जो है इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है। ये देखो थर्ड डिग्री ना है आपका, ये थर्ड डिग्री मुक्त मूलक है, ये आपका मुक्त मूलक है। इस मुक्त मूलक वाले कार्बन के साथ 3 कार्बन जुड़े हैं, थर्ड डिग्री, ये सेकेंड डिग्री, ये फर्स्ट डिग्री, ये मेथिल। तो यही है, देखो मुक्त मूलकों का स्थायित्व कार्बोधनायन के समान होता है। जैसे कार्बोधनायन का स्थायित्व क्या होता है? सबसे अधिक थर्ड डिग्री। कार्बोधनायन का स्थायित्व क्या होता है? सबसे अधिक स्थायी थर्ड डिग्री होता है, उसके बाद सेकेंड डिग्री, उसके बाद क्या होता है? फर्स्ट डिग्री, और सबसे लास्ट में मेथिल होता है। ठीक वैसा यहां भी होगा कि ये आपका क्या होगा? ये आपका थर्ड डिग्री है, ये थर्ड डिग्री है, ये सेकेंड डिग्री है, ये फर्स्ट डिग्री है, ये मेथिल है। तो आप चाहे डिग्री लिख दो, चाहे तो आप डिग्री लिख दें आप, चलो, या फिर ABCD कर दो। स्थायित्व तो क्या होगा? सबसे अधिक स्थायी क्या होगा? A होगा, उसके बाद B होगा, उसके बाद C होगा, इसके बाद क्या होगा? D। समझ पा रहे हैं? ये देखो, ये क्या है? ये आपका फर्स्ट डिग्री है, ये आपका सेकेंड डिग्री है, ये आपका क्या है? थर्ड डिग्री। क्योंकि देखिए ये जिस कार्बन के पास है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसका स्थायित्व क्या होगा? जो इसका स्थायित्व होगा सबसे अधिक क्या होगा? C होगा, मतलब C कहते हैं आप। इसके बाद B होगा,
इसके बाद क्या होगा, ए होगा। ये देखो यहां से थोड़ा सा देखो, 3 कार्बन यहाँ भी, यहाँ भी 3 कार्बन है, लेकिन ये फर्स्ट डिग्री का है, ये कौन सी डिग्री का है, सेकेंड डिग्री का। अभी आपको मैं एक नियम दिखाऊंगा कि कार्बन की संख्या समान होने पर, कार्बन की संख्या समान हो तो डिग्री बढ़ने के साथ जो है प्लस आई प्रभाव बढ़ता है, प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा। अगर प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा तो स्थायित्व तो यहां बढ़ना चाहिए। प्लस आई प्रभाव जितना अधिक रहेगा, मुक्त मूलकों का स्थायित्व, कार्बन का स्थायित्व क्या रहेगा, बढ़ेगा। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं कि कार्बन की संख्या समान होने पर, कार्बन की संख्या समान होने पर डिग्री बढ़ने के साथ, डिग्री बढ़ने के साथ प्लस आई प्रभाव बढ़ता है। प्लस आई प्रभाव क्या होता है, और यहां प्लस आई प्रभाव की जरूरत है, ठीक है। तो ये सेकेंड डिग्री है, फर्स्ट डिग्री, कार्बन 3 है, तो हाँ, तो कहां प्लस आई प्रभाव ज्यादा रहेगा, यहां। इसको ज्यादा स्थायी मानिए और इसको क्या मानना है, कम स्थायी। तो आपका बी जो होगा स्थायी तो क्या होगा, ये तो आ रहा है ना, स्थायी तो क्या लिखेंगे, बी का ए से ज्यादा है। मैं थोड़ा यहां बात कर लें, ये थोड़ा देखो, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। पहली बात ये समझ लें कि कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो स्थायित्व तो बढ़ेगा, क्योंकि कार्बन की संख्या ज्यादा रहेगी ना, तो प्लस आई प्रभाव ज्यादा होता है। ये भी होता है, जैसे मान लो कहीं 3 कार्बन कहीं 4 कार्बन, तो 3 कार्बन भले डिग्री बढ़ जाए, आप प्लस आई प्रभाव 4 कार्बन वाले का ही माना जाएगा। पहली कंडीशन ये है कि कार्बन की संख्या बढ़ने के साथ प्लस आई प्रभाव बढ़ता है। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर प्लस मतलब कि कह सकते हैं कार्बन की संख्या समान रहे, कार्बन की संख्या समान रहे तो फिर प्लस आई कैसे बढ़ेगा प्रभाव, डिग्री बढ़ने के साथ। तो देखो यहाँ देखो 4 कार्बन है, यहाँ कितना कार्बन, 4 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन, यहाँ कितना कार्बन, 4 कार्बन, यहाँ भी 4 कार्बन। तो पहली बात आप जाने, 4 कार्बन वाले का प्लस आई प्रभाव ज्यादा रहेगा, 4 कार्बन वाले का प्लस आई प्रभाव क्या रहेगा, ज्यादा, 3 वाले का कम। तो 3 वाला सबसे कम स्थायी होगा, 4 वाले सबसे अधिक होंगे। अब 4 वालों का भी देखो कि आपका फर्स्ट डिग्री है, ये सेकेंड डिग्री मान लें आप, ये भी फर्स्ट डिग्री है, सेकेंड डिग्री नहीं मानना है, ध्यान दो आप, ये फर्स्ट डिग्री है, ये भी फर्स्ट डिग्री है। क्यों, इस कार्बन के साथ डायरेक्टली एक कार्बन जुड़ा है ना, और ये आपका ये सेकेंड डिग्री है, ये क्या है पता है, हाँ थर्ड डिग्री है। और ये तो अपना 3 कार्बन वाली बात है। यहां भी देख लो, ये भी फर्स्ट डिग्री है, ये सेकेंड डिग्री है, देख पा रहे हैं आप। ये बड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन बन रहा है, इसको समझें आप। अच्छा देखो, यहां देखो इसमें सबसे अधिक स्थायी कौन है, ये फर्स्ट डिग्री है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री। तो देखो कार्बन की संख्या समान रहेगी तो डिग्री जैसे बढ़ेगा स्थायित्व तो बढ़ेगा। तो 4 वाले का ज्यादा, पहली बात आप जान गए कि 4 वाले का 3 वाले से ज्यादा होना है, 4 वाले कार्बन, 4 कार्बन वाले का स्थायित्व जो है 3 वाले से अधिक होने वाला है। तो लेकिन अब 4 कार्बन वाले की आपस में तुलना किया जाए, तो जब आपस में तुलना करेंगे डिग्री देख ले, ठीक है। तो सबसे अधिक डिग्री इसकी, ये थर्ड डिग्री है, उसके बाद सेकेंड डिग्री। अब इन दोनों में तुलना होगी, ये भी खतरनाक बात। तो ध्यान दें हम, स्थायित्व, स्थायित्व जानते क्या होगा, सबसे अधिक क्या होगा आपका, एफ होगा, इसके बाद ई होगा। अब इसके बाद देखिए डी कैसे होगा, ये तो कार्बन कम है ना, पहले 4 कार्बन का अलग से देख लो, आप समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ अब देखो, ये दोनों फर्स्ट डिग्री, आपकी मैं जानकारी के लिए बता दे रहा हूं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये समूह आइसो है, अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत, इसका नाम है आइसोप्रोपिल और इसका नाम है नॉर्मल प्रोपिल। 3 कार्बन से सीधे श्रृंखला में जुड़े हैं, उसको बोलते हैं नॉर्मल प्रोपिल या प्रोपिल कह दो। ये प्रोपिल है, आइसोप्रोपिल है। तो जो आइसो ग्रुप है उसका प्लस आई ज्यादा होता है, और ये एन वाले का, नियो का नहीं, नॉर्मल, इसको नॉर्मल बोलते हैं। तो नॉर्मल प्रोपिल से आइसोप्रोपिल का प्लस आई प्रभाव ज्यादा रहता है, तो बढ़िया इलेक्ट्रॉन भेज देगा, इसका स्थायित्व क्या रहेगा, ज्यादा। ये थोड़ा नोटिस कर लें, ये वाली बातें जो है
थोड़ी आपको समझ में आनी चाहिए कि आइसो वाले का नॉर्मल वाले से क्या होता है, प्लस आई प्रभाव ज्यादा होता है। जैसे मान लो यही 3 कार्बन है, मान लो यही पूछे कि ये प्लस आई प्रभाव दिखा रहा है और ये प्लस आई प्रभाव दिखा रहा है, तो कौन ज्यादा बढ़िया प्लस आई प्रभाव दिखाएगा, ये वाला। ठीक है, यही समझना है। तो बी हो जाएगा, इसके बाद ए होगा, इसके बाद ये 2 बचे 3 कार्बन वाले, समझ पा रहे हैं आप लोग। इसके बाद ये 3 कार्बन वाले बचे, अब इनमें पहले ये होगा, इसके बाद क्या होगा, समझ पा रहे हैं। तो आपका ये डी होगा, फिर क्या होगा सी। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फटाफट लिख लो। क्या प्रॉब्लम होगा ना? ध्यान दीजिए आप लोग, ये क्या पूछा है, आपको बताया है कि कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता के निर्धारण में, ये है आपके, ध्यान दें, फिर अब लिख लीजिएगा। ये आपका जो है चौथा एक्सपेरिमेंट मान सकते हैं ना, ये चौथा है आपका। तो यहां बताया गया है कि कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता कैसे पता करेंगे कि कब कार्बोक्सिलिक अम्ल ज्यादा अम्लीय रहेगा, कब कार्बोक्सिलिक अम्ल कम अम्लीय रहेगा। तो देखो, कोई भी अम्ल हो, ध्यान दें, कोई भी अम्ल हो, उसकी अम्लीयता की जांच करनी हो तो सबसे पहले आप उसको तोड़ लीजिए, वहां से H+ निकाल लो, क्योंकि अम्ल H+ देता है। अम्ल क्या देता है, H+ निकालने के बाद वहां जो है माइनस बचेगा। जैसे RCOH है तो H+ निकलने के बाद बचेगा RCOO-। जैसे आपका ROH, मान लीजिए एल्कोहल, मान लीजिए, मैं मान ले रहा हूं, जैसे अगर आपका ROH एल्कोहल है तो अगर ये अम्ल देगा तो ये टूटेगा RO- में और H+ में, समझ पा रहे। तो ये ऋणायन है, आपको इसी ऋणायन का स्थायित्व देखना है। अच्छा, यहां लिखा है कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस क्या है पता है, अगर कोई अम्ल H+ निकाल देता है तो निकाल देने के बाद जो बचता है उसे कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। किसी अम्ल से H+ के निकल जाने के पश्चात जो बचेगा शेष समूह को आप कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। मैं भी लिखा दूंगा, यहां तो फिलहाल जगह नहीं है, अभी मैं लिखा दूंगा आपको कि अम्ल से H+ निकल जाए तो निकलने के बाद जो बचेगा उसे बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस। और अगर कोई, मान लीजिए कोई पदार्थ है उसमें H+ जुड़ जाए, कोई पदार्थ हो, कोई ऐसा जैसे अमोनिया वगैरह हो जिसके पास लोन पेयर हो, वो H+ को ग्रहण करना चाहेंगे, ठीक है। हाँ, तो अगर कोई पदार्थ है जो H+ को ग्रहण कर ले तो H+ जुड़ने के बाद जो बनेगा उसे बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड। क्या बोलेंगे, शायद आपने सुना हो इसके बारे में। देखो ध्यान से, आपको जो कॉन्जुगेट बेस मिला है या जो ऋणायन मिला है, इसी का स्थायित्व चेक करना है। अगर ज्यादा स्थायित्व होगा, स्थायी होगा, तो समझेंगे कि अम्ल और आराम से, जितना अधिक स्थायी रहेगा उतना बढ़िया अम्ल H+ देगा, उतना आसानी से H+ देगा, और जितना आसानी से H+ देगा अम्लीयता उतनी अधिक मानी जाएगी। ध्यान दें आप, आपको ना ये चेक करना है कि ये कितना स्थायी है। ये जितना अधिक स्थायी प्राप्त होगा, समझेंगे वो जो अम्ल है ना उतना जल्दी से H+ देगा। अगर मान लो स्थायी नहीं है तो टूटना नहीं चाहेगा ना भाई, क्यों टूटे, स्थायी कम है। अगर स्थायी ज्यादा है तो आराम से दे देगा, ले लो भाई स्थायी हैं हम। जितना अधिक स्थायी मिलेगा सो आप समझेंगे कि अम्ल की अम्लीयता क्या है, उतनी ही अधिक। तो वही लिखा गया है, स्टेबल एनायन मतलब स्थायी ऋणायन होगा तो वो क्या करेगा, आराम से क्या ज्ञान H+ का दान कर देगा। ऋणायन दान नहीं करेगा, कौन दान करेगा, एसिड। हाँ, लिख लीजिए आप कि स्टेबल एनायन मिलेगा तो एसिड इजीली डोनेट H+, आसानी से H+ का दान कर देगा अम्ल। अच्छा देखें, यहाँ कुछ दिया गया है आपको, HCOH है, CH3COH है, CH3CH2COH। अगर आपको इसकी अम्लीयता की जांच करनी हो ना, सबसे पहले आप क्या किया करें पता है, इसको आप पहले ब्रेक करो ऋणायन में, सबको ब्रेक करेंगे आप। जो पहला ब्रेक करेंगे आपको मिलेगा HCOH को, जब ब्रेक करेंगे मैं इसे तोड़ के दिखा रहा हूँ, तो आपको मिलेगा HCOO- और H+। अगर आप दूसरे को ब्रेक करते हैं CH3COH को तो क्या मिलेगा, CH3COO- और क्या मिलेगा, H+। ऐसे ब्रेक करके तब चेक किया करें। जैसे मान लो अगर आपको मिल जाए C2H5 या CH3CH2, आप इसको C2H5 लिख सकते हैं ना, और COOH, इसको तोड़ेंगे तो C2H5, चलो मैं बोल दे रहा हूं, जगह की कमी है,
COO माइनस और H प्लस। अब देखो सारे के सारे क्या है, ऋणायन। अब इन्हीं की स्थायित्व के आधार पर इनकी अम्लता बताई जाएगी। अच्छा ये बताओ, COO माइनस माइनस है ना। अच्छा माइनस कब स्थायी होता है? जब इलेक्ट्रॉन वहां से खींचा जाए। ध्यान दें आप, ऋणायन कब स्थायी होगा यार? जब वहां से इलेक्ट्रॉन खींचा जाए। अगर इलेक्ट्रॉन भेजेंगे तो स्थायित्व और कम हो जाएगा, आवेश बढ़ जाएगा। और ना जब माइनस, जैसे ऑलरेडी माइनस है और अधिक इलेक्ट्रॉन भेजिए आप तो आवेश माइनस बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा समूह लगा दो जो कि इलेक्ट्रॉन खींचे तो माइनस कम होगा। और कहीं भी अगर आवेश कम होता है तो स्थायित्व बढ़ती है। तो ध्यान दो, H उतना बेहतर मतलब भेजे, ये जो है प्लस आई समूह नहीं। H को प्लस आई समूह ना तो माइनस आई समूह माना जाता है। दोनों की कैटेगरी में जो है सबसे नीचे होता है। अच्छा इसका बताओ, ये प्लस आई समूह है, इलेक्ट्रॉन भेज के क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन बढ़ा देगा, वहां स्थायित्व कम कर देगा। यहाँ तो और खतरनाक है, इसका मेथिल नाम, इसका एथिल। मेथिल और एथिल में एथिल का प्लस आई प्रभाव ज्यादा हो। मेथिल और एथिल में किसका प्लस आई प्रभाव ज्यादा होता है? रख लीजिए आप। कार्बन बढ़ता जाएगा, मैंने बताया ना ट्रिक आपको, कार्बन बढ़ेगा तो प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा। यहाँ 2 कार्बन है, इसका प्लस आई प्रभाव सबसे अधिक रहेगा, ये सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन भेजेगा। अर्थात ये सबसे अस्थायी होगा। इन तीनों में सबसे अस्थायी यही ना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वहां, उससे कम स्थायी है। और कह सकते हैं ना, नहीं सबसे कम स्थायी है, उससे अधिक स्थायी है, उससे अधिक स्थायी है। भाई सबसे कम तो ये होगा, उससे अधिक ये, उससे अधिक ये। तो जो जितना अधिक स्थायी मिलेगा ऋणायन, बोलेंगे कि ये भाई जिससे प्राप्त हुआ है, बोलेंगे ये बढ़िया अम्ल है। तो सबसे बढ़िया अम्ल क्या है? प्रबल अम्ल, ये सबसे बढ़िया अम्ल। इसके बाद ये और इसके बाद ये। हालांकि आप ऐसे भी देख के बता सकते हैं, आपसे ये भी पूछ सकता है ना, इनमें से कौन सा अम्ल ज्यादा स्थायी होगा। तो वही देखो ना, अम्ल की स्थायित्व देखो। आपको ना अम्लीता के केस में अगर आपको चेक करना हो कि कौन सा अम्ल, देखो अगर अम्ल ज्यादा अम्लीय होगा बोलेंगे स्थायित्व ज्यादा है, क्योंकि स्थायित्व यही चेक करना है। ज्यादा स्थायी, अम्लीता अधिक, अर्थात अम्लीता और स्थायित्व का यहाँ सीधा रिलेशन है। समझिए ध्यान से यार, अम्लीता का और स्थायित्व का क्या हो रहा है? सीधा रिलेशन। अगर अम्लीता बढ़ेगी तो समझो यही से बढ़ती है ना अम्लीता, यही से करेंगे भाई। जो जो कम स्थायी होगा वो कम अम्ली, जिससे प्राप्त ऋणायन कम स्थायी होगा वो कम अम्ली होगा, और जिससे प्राप्त ऋणायन ज्यादा स्थायी होगा वो ज्यादा अम्ली होगा। तो आप यहाँ ट्रिक लिख सकते हैं, यहां जानने के लिए बता रहा हूं, स्थायित्व का और अम्लीता का क्या है, कौन सा स्थायित्व, मतलब स्थायित्व यही अम्लों का देखना है। और अम्लों का स्थायित्व चेक करने के लिए माइनस में ब्रेक कर लो आप। स्थायित्व का और अम्लीता का क्या है? सीधा रिलेशन। समझ पा रहे हैं आप? तो यहां अम्लीयता का ऑर्डर क्या मिलेगा? अम्लीयता सबसे अधिक ए, इसके बाद बी, इसके बाद सी। क्लियर है? अच्छा यहां देखो, अब ऐसे ब्रेक कर लीजिएगा, समझो कि हमने प्लस माइनस ब्रेक कर लिया, ऐसे ब्रेक कर लो, यही चलो शॉर्ट कर दे रहे हैं। हाँ अब देखो ना, ये ऋणायन कहाँ स्थायी? यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है, सेकेंड डिग्री वाला कार्बन है, आइसोप्रोपिल है। तो सबसे अधिक प्लस आई प्रभाव यहाँ होगा, ये सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन भेजेगा, उससे कम ये भेजेंगे, और सबसे कम इन तीनों में ये भेजेगा, अर्थात सबसे स्थायी ये होगा, अम्ली बोलो। मतलब ये ऋणायन सबसे अधिक स्थायी रहेगा, उससे कम स्थायी ऋणायन रहेगा, और उससे कम स्थायी ऋणायन रहेगा। और जब पूरे की अम्लीता देखनी हो तो सबसे अधिक अम्लीय होगा भाई, जो ज्यादा स्थायी ऋणायन अम्लीता अधिक, स्थायी ऋणायन की अम्लीता क्या रहेगी? अधिक रहेगी। तो अम्लीता क्या लिखेंगे आप? सबसे अधिक क्या मिलेगा आपको? ए मिलेगा, उसके बाद बी मिलेगा, उसके बाद क्या मिलेगा? सी। ये देखें, अच्छा ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ये जान लो कि अगर इसमें से पूछे सबसे कम स्थायी कौन है? सबसे कम स्थायी, अरे ए है। क्यों? अच्छा ये कंफ्यूज आप देखो, तोड़ लो प्लस माइनस, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप। प्लस माइनस में ब्रेक करें, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस,
माइनस प्लस, ये सबसे अधिक स्थायी है, सबसे कम स्थायी उसको बता रहे हैं। क्यों? देखो हर जगह इलेक्ट्रॉन है, ये प्लस आई समूह है, इलेक्ट्रॉन भेजेगा तो स्थायित्व कम हुआ। ये भी प्लस आई समूह है, ये कौन सा समूह है? माइनस आई, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, स्थायित्व बढ़ाएगा नहीं? स्थायित्व बढ़ाएगा भाई। थोड़ा कंफ्यूज ना रहे आप, इसमें बड़ी कंफ्यूजिंग पॉइंट है, समझ पा रहे कि नहीं? ये तो माइनस आई समूह है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो वहाँ आवेश में माइनस कम होगा ना। जब देखो यही बात है ना कि आवेश कम होगा स्थायित्व बढ़ेगा, अगर स्थायित्व बढ़ा तो अम्लीयता ज्यादा, स्थायित्व बढ़ेगा तो अम्लीयता क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो ये माइनस आई समूह है, ये भी माइनस आई समूह है, लेकिन ज्यादा बढ़िया माइनस आई समूह या नोट टू। तो सबसे अधिक अम्ल ये होगा, उससे कम अम्ल ये होगा, उससे कम ये होगा, और सबसे कम क्या होगा? क्लियर हो पा रहे हैं आप? स्थायित्व भी वही हाल है कि सबसे अधिक स्थायी वो होगा, उससे कम स्थायी ये रहेगा, उससे कम स्थायी ये रहेगा, उससे कम स्थायी। तो अम्लीयता क्या लिखेंगे आप? आ रहा है ना? नहीं आ रहा है ना? देखो यहाँ आपको कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए। डी कंफ्यूज है क्या आप? कंफ्यूजन बता दीजिए इसको, थोड़ा घर पे जाके समझना, घर पे जाके इसको थोड़ा सा बैठ के पॉइंट बाय पॉइंट चीजों को समझेंगे। ठीक, लिख लो। ध्यान दीजिए आप लोग, आपके सामने लिखा गया है कि कोई अम्ल हो, जो अम्ल में H प्लस देने की क्षमताएं पाई जाती है। अगर किसी अम्ल से H प्लस का निष्कासन कर दिया जाए, निकाल दिया जाए H प्लस को, तो निकालने के बाद H प्लस के जो बचेगा शेष समूह, जो बचेगा समूह, उसे आप बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस। क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट बेस। और अगर कोई पदार्थ ऐसा हो जो H प्लस ग्रहण कर सके, जिसको आप बेस कहते हैं, क्षारक, तो अगर आप उसमें H प्लस जोड़ते हैं जो कि H प्लस को ग्रहण करता है, तो जोड़ने के बाद जो समूह बचेगा उसे आप बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड। क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, तो यहाँ बताया गया है, कुछ आपको प्रश्न दिए गए हैं कि CH3COOH, CH2Cl COOH और CH2OH COOH है। आपको चेक करना है कि इसमें कौन ज़्यादा अम्लीय है। तो अम्लों की अम्लीयता को चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप H प्लस निकाल के बना दे रेडायन, और उस रेडायन की स्थायित्व को चेक करें, उस रेडायन के स्थायित्व को चेक करें। वो रेडायन जितना अधिक स्थायी होगा, तो जिस अम्ल से वो प्राप्त हुआ है उस अम्ल को आप प्रबल अम्ल, बढ़िया अम्ल मानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको ब्रेक करें, माइनस प्लस, इसको ब्रेक करें, माइनस प्लस माइनस प्लस। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये आपका प्लस आई समूह है, ये माइनस आई समूह है, और ये भी माइनस आई समूह। ठीक है, वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ठीक है, यहाँ देखो दो कंडीशन है, जैसे यहाँ क्या है, यहाँ केवल भेजा जा रहा है, यहाँ भेजा भी, ये भेज भी रहा है, ये प्लस आई समूह, ये भी प्लस आई समूह। तो यहाँ देखो भेजा भी जा रहा है, कुछ खींचा भी जा रहा है, यहाँ भी भेजा भी जा रहा है, खींचा भी जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दिया, जैसे देखो यहाँ जैसे इसका जो माइनस आई प्रभाव होता है, इसके प्लस आई प्रभाव की तुलना में ज़्यादा प्रभावी होता है। तो रिजल्ट में आप इसको मानिए माइनस आई है, लेकिन इसका जो माइनस आई प्रभाव होता है प्लस आई प्रभाव की तुलना में कम होता है। इस पूरे को मिला के आप प्लस आई मानते हैं, दोनों को मिला के, इसका प्लस आई माइनस आई दोनों मिला के, इसमें प्लस आई वाला ज़्यादा निकलता है, माइनस आई इफेक्ट कम होता है, प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है, तो मिला के प्लस आई मान सकते हैं आप। और यहाँ क्या है, ये प्लस आई, ये माइनस आई, लेकिन दोनों को मिलाने पर जो इसका माइनस आई होता है वो ज़्यादा प्रभावी रहता है। यहाँ तो केवल प्लस आई। ध्यान दिया, ये मतलब कह सकते हैं रिजल्ट में खींच रहा है, ये रिजल्ट में भेज रहा है, ये भी भेज रहा है। ध्यान दें, रिजल्ट में जो है इसका प्लस आई प्रभाव ज़्यादा रहता है, ये भेजता है। माइनस आई प्लस आई को मिलाएंगे तो इसका प्लस आई प्रभाव ज़्यादा रहता है,
यहाँ दोनों को मिलाने पर इसका माइनस आई जीत जाता है। ये तो पूरा का प्योर प्लस आई है, तो ये प्योर प्लस आई है, ये मिक्स वाला प्लस आई है, ठीक है। तो इसकी तुलना में ये ज़्यादा भेजेगा इलेक्ट्रॉन को, ये भेजेगा कम भेजेगा, ये तो खींचने वाला है ग्रुप। तो यहाँ क्या घटनाएं होंगी पता है कि इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन वहाँ आवेश कम होगा, स्थायित्व तो ज़्यादा होगा, इसका स्थायित्व तो ज़्यादा होगा, इसका स्थायित्व उससे कम होगा, और सबसे कम स्थायी ये होगा। तो जो ज़्यादा स्थायी होगा उसकी अम्लीयता ज़्यादा रहेगी। तो अम्लीयता का क्रम क्या होगा? अम्लीयता का क्रम होगा, अम्लीयता या अम्लता भी कह सकते हैं, सबसे अधिक किसकी होगी? बी की, उसके बाद सी की, उसके बाद ए की, बी की, सी की, फिर ए की। इसके बाद देखिए यहाँ पे वही तोड़ लीजिए आप, प्लस माइनस में ब्रेक कर लें, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब देखो ये माइनस वाला सबसे अधिक स्थायी कहाँ है? जहाँ पे सबसे अधिक खींचा जा रहा है। सबसे प्रबल जो है माइनस आई ग्रुप, इन चारों में सबसे बढ़िया खींचने की क्षमता इसके पास है, उससे कम इसके पास, उससे कम इसके पास, उससे कम इसके पास। तो जो सबसे बढ़िया इलेक्ट्रॉन को खींचेगा उसका स्थायित्व तो सबसे ज़्यादा रहेगा। अगर ऋणावेश हो तो ऋणावेश को जितना अधिक खींचा जाएगा स्थायित्व उतना ही बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से जितना इलेक्ट्रॉन खींचेगा इसका स्थायित्व उतना बढ़िया रहेगा। और अगर स्थायित्व बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगी? अम्लता। स्थायित्व बढ़ने पर क्या बढ़ेगी? अम्लता, ठीक है। तो यहाँ जो आपकी अम्लता होगी वो सबसे अधिक ए की, उसके बाद बी की, उसके बाद सी की, उसके बाद डी की। सबसे अधिक ए की, बी की, फिर सी की, फिर डी की। यहाँ ध्यान दें आप, ये प्लस आई समूह है, ये माइनस आई समूह है, ये माइनस आई समूह है, ये भी माइनस आई समूह है। जब आप इसको तोड़ेंगे प्लस माइनस में, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस। अगर आप इसको प्लस माइनस में तोड़ रहे हैं तो क्या घटना होगी? यहाँ तो इलेक्ट्रॉन भेजेगा, स्थायित्व तो कम करेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, स्थायित्व तो बढ़ाएगा। ये दो समूह हैं, और अधिक इलेक्ट्रॉन खींचेंगे और अधिक स्थायी होगा। ये तीन समूह हैं, और अधिक इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे और अधिक स्थायी होगा। तो जो यहाँ स्थायित्व का क्रम होगा, सबसे अधिक स्थायी ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, और सबसे कम स्थायी ये होगा, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ एक एग्जाम्पल और बढ़ा दूँ, अगर इसी में एक एग्जाम्पल मैं बढ़ा दूँ अपने मन से, अगर मैं यहाँ ई कर दूँ, ऐसा कर देता मैं, अगर ये NO2 हो जाता है, ये NO2 CH2 COOH, चलिए एक एक्स्ट्रा मैंने कर दिया, ये मान लीजिए 5 मैंने कर दिया, ये भी माइनस आई समूह, जानते हैं। फिर एक एक, भाई देखो संख्या ज़्यादा है तो फिर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये दोनों जो है इसकी तुलना में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। अब इन दोनों की तुलना कर ली, इन दोनों में ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये कम खींचेगा, तो इसकी स्थायित्व तो अधिक रहेगी, इसकी स्थायित्व तो क्या रहेगी? कम। तो मैं 5 कर दूँ, चलो एसिडिटी क्या करेंगे आप? सबसे अधिक ये वाला डी, उसके बाद सी, उसके बाद ई, उसके बाद बी, उसके बाद ए। सबसे अधिक क्या होगा? डी रहेगा, फिर सी, उसके बाद ई, फिर बी, फिर सबसे कम ए, ठीक है। यहाँ देखिए आप वही संख्या वाली बात है, देखो संख्या ज़्यादा रहेगी तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। इसकी स्थायित्व सबसे अधिक, इसको तोड़ लीजिए आप माइनस प्लस में, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो इसकी संख्या देखो, हालांकि आई कमजोर है, आई का माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन खींचने की जो क्षमता होती है आयोडीन की वो कम होती है, लेकिन संख्या ज़्यादा होने पर माइनस आई वाला भी मतलब है भी, लेकिन स्ट्रॉन्ग बन जाता है संख्या ज़्यादा होने पर। तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन यही खींच लेगा 2 होने की वजह से, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो वही है भाई, इलेक्ट्रॉन जितना अधिक खींचा जाएगा अम्लता उतनी ही अधिक रहेगी। तो यहाँ पे जो अम्लता का ऑर्डर होगा वो सबसे ज़्यादा डी, उसके बाद ए होगा, उसके बाद बी होगा, उसके बाद सी होगा,
डी, फिर ए, फिर बी, फिर सी। लिखिए आप फटाफट। ध्यान दीजिए आप लोग। ये देखो, ये आपका ऋणायन दिया गया है, ये भी ऋणायन है, ये भी ऋणायन है। ये जो ऋणायन है ये कार्बोक्सिलिक अम्ल से मिला हुआ है। तो जब भी आपको ऋणायन या धनायन मिले तो आपको उनका स्थायित्व चेक करना है। और खासकर यहाँ देखो, बस यहाँ जो ऋणायन मिला है उसका स्थायित्व चेक करना है। तो स्थायित्व चेक करने के बाद जो ऋणायन जितना अधिक स्थायी होगा वो मतलब जिस अम्ल में पाया जाएगा या जिस कार्बोक्सिलिक अम्ल से वो आया है, यहाँ से लगा देंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा, यहाँ भी एच लगाएंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा, यहाँ भी एच लगाएंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। तो जिस कार्बोक्सिलिक अम्ल से वो प्राप्त हुआ है ऋणायन, वो कार्बोक्सिलिक अम्ल उतना ही अधिक अम्लीय होगा। ठीक है, फिर सुने आप लोग कि जिस ऋणायन का स्थायित्व ज़्यादा होगा वो जिस कार्बोक्सिलिक अम्ल का होगा से प्राप्त हुआ होगा वो कार्बोक्सिलिक अम्ल उतना ही अधिक अम्लीय होगा। तो यहाँ जो है कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता चेक करनी है। तो सबसे अधिक देखो माइनस है, जो इसको खींचे, ये ऋणावेश है ना, इसको खींचने का ये सब सारे के सारे माइनस आई समूह, ये भी माइनस आई समूह, ये भी माइनस आई समूह। लेकिन सबसे बढ़िया माइनस आई जो है इसमें होता है, इस पे क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमताएं इन तीनों में सबसे अधिक होती है। सेकेंड पोजीशन पे ये होता है और इसके बाद ये होता है। तो यहाँ इनका स्थायित्व भी इसी हिसाब से, इसी के आधार पर बताया जाएगा। सबसे अधिक स्थायी आपका ए होगा, उसके बाद सी होगा, उसके बाद बी होगा। इसके बाद यहाँ बताया गया है कि मेथेनोइक अम्ल जो है वो बेंजोइक अम्ल की तुलना में कम स्थायी होते हैं। मेथेनोइक अम्ल बेंजोइक अम्ल की तुलना में कम स्थायी होते हैं। इसके अलावा जितना भी मिलेगा, इथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल, सभी क्या रहेंगे, बेंजोइक अम्ल से कम स्थायी रहेंगे। यहाँ लिखा दिया गया ऐसे ही कि एसिटिक अम्ल इज लेस एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। एसिटिक एसिड बेंजोइक अम्ल से कम अम्लीय होता है, लेकिन जो फार्मिक अम्ल है वो बेंजोइक अम्ल से ज़्यादा अम्लीय होता है। इसके बाद यहाँ अगला पॉइंट है एल्कोहलों की अम्लता। तो मैंने आपको बताया हुआ है किसी भी पदार्थ की अगर आपको अम्लता चेक करनी हो तो आप क्या करेंगे, हाँ, उससे प्राप्त ऋणायन का स्थायित्व देखेंगे। जिससे आप अम्ल अगर कोई है जो कि H+ दिया है, उसकी अम्लता चेक करनी, कितना बढ़िया अम्लीय है, कितना बढ़िया अम्लीय नहीं है, कितना प्रबल अम्लीय है, कितना, ऐसा ही चेक करना है। उसमें कौन ज़्यादा अम्लीय है, कौन थोड़ा कम अम्लीय है, ये सब अगर आपको चेक करना हो तो आप क्या करेंगे, उससे जो ऋणायन मिला है जिससे कि आप कॉन्जुगेट बेस कहते हैं, उसका स्थायित्व चेक कर ले। वो जितना अधिक स्थायी रहेगा कॉन्जुगेट बेस या ऋणायन, अम्ल उतना ही अम्लीय होगा, बढ़िया अम्लीय होगा या अम्लीय होगा, ऐसा मान सकते हैं। तो देखो एल्कोहलों की अम्लता जो है अगर आपको चेक करनी है तो इससे प्राप्त एल्कोक्साइड आयन की स्थायित्व पर को देखें आप। तो प्राप्त एल्कोक्साइड आयन जितना अधिक स्थायी होता है, एल्कोहलों की अम्लता भी क्या होती है, उतनी ही अधिक होती है। यही है ना कि जो एल्कोक्साइड आयन होगा एल्कोहल से मिल रहा है, वो जितना अधिक स्थायी होगा एल्कोहल उतना ही अधिक अम्लीय होगा। तो यही है एल्कोहल है जो कि यहाँ एसिड अम्ल की भांति व्यवहार कर रहा है। अगर H+ निकाल दे तो RO- बचेगा, ये आपका एल्कोक्साइड आयन है। एल्कोहल जो कि यहाँ अम्ल का काम कर रहा है, अगर वो H+ निकाल दे तो क्या बचेगा, एल्कोक्साइड आयन, जिससे कि आप कॉन्जुगेट बेस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कॉन्जुगेट बेस। तो आप क्या कह सकते हैं, यहाँ जो है या अम्लता का एक लिख लो, अम्लता किसके समानुपाती होती है, आप कह सकते कॉन्जुगेट बेस के स्थायित्व के। चाहे जहां भी कॉन्जुगेट बेस मिले, अम्ल से H+ निकल जाने के बाद कॉन्जुगेट बेस ही रहेगा, उसका स्थायित्व देखना। कॉन्जुगेट बेस का स्थायी अम्लता चेक करने के लिए, चाहे कार्बोक्सिलिक अम्ल हो चाहे अल्कोहल हो, उसकी अम्लता चेक करनी है तो आप देखिए कॉन्जुगेट बेस अर्थात जो वहां से ऋणायन मिला है उसका स्थायित्व। इसको लिखें फटाफट आप।
ध्यान दीजिए आप लोग, ये दिया है बहुत सारे अल्कोहल्स दिए हैं, पूछा गया है कि उनको जो है उनकी अम्लता के घटते हुए क्रम में लिखें। ठीक है, तो देखो ये देखें आप, इसको पहले तोड़ लो, प्लस माइनस सारे के सारे को तोड़ लो, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। जब भी अम्लता चेक करनी हो तो पहले माइनस का देखो कौन कहाँ ज़्यादा स्थायी है। अच्छा देखिए आप, यहाँ ऑलरेडी माइनस और ये 3 प्लस आई समूह है, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन भेज के और ज़्यादा माइनस बढ़ाएंगे, स्थायित्व तो कम करेंगे। यहाँ देखिए आप ऑलरेडी माइनस है, 2 प्लस आई समूह, यहाँ ऑलरेडी माइनस है, ये पूरा जो है इसको आप मिला के ऐसा बोल सकते हैं C2H5, ये भी एक प्लस प्लस आई समूह, ये भी एक प्लस आई समूह। ठीक है, लेकिन सबसे कमजोर जो प्लस आई समूह है वही है, सबसे कम इलेक्ट्रॉन वही भेजेगा, अर्थात सबसे अधिक स्थायी वही, यही रेडियन होगा। CH3O माइनस सबसे अधिक स्थायी होगा, इन सब में सबसे अधिक स्थायी यही रहेगा, उससे कम स्थायी ये, उससे कम स्थायी ये, सबसे कम स्थायी ये। तो स्थायित्व के हिसाब से, रेडियन के स्थायित्व के हिसाब से ही आपको अम्लता भी लिखनी है। जो रेडियन ज़्यादा स्थायी रहेगा उसकी अम्लता ज़्यादा रहेगी, और जो रेडियन ज़्यादा स्थायी रहेगा उसकी अम्लता ज़्यादा रहेगी, और जो रेडियन कम स्थायी होगा उसकी अम्लता कम रहेगी। तो आप देखें अम्लता क्या होगा, अम्लता का जो क्रम होगा सबसे अधिक D, उसके बाद C, उसके बाद B, उसके बाद A, यही आपके क्या है अम्लता का क्रम। इसके बाद यहाँ देखिए, देखो ये पूरा प्लस आई समूह है, ये भी प्लस आई समूह है, लेकिन इसके साथ में NO2 लगा है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, वहाँ भी लगा है NO2। देखो सबसे कम अम्लीय यही होगा, आप प्लस माइनस ब्रेक कर लें, आप माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ केवल क्या भेजा जा रहा है, यहाँ खींचा भी जा रहा है, भेजा भी जा रहा है, यहाँ खींचा भी जा रहा है, भेजा भी जा रहा है, दोनों भी भेज रहा है, खींच रहा है। अब ये देखो कौन ज़्यादा खींचेगा, ये ज़्यादा खींच लेगा, पास में है, ये थोड़ा दूर में है, कम खींचेगा। देखो ये तो सबसे कम स्थायी है, केवल भेज रहा है, ये दोनों खींच भी रहे हैं, भेज भी रहे हैं। ठीक है, तो जो ज़्यादा खींच लेगा इलेक्ट्रॉन वहाँ कम हो जाएंगे और वो ज़्यादा स्थायी हो जाएगा, वो रेडियन क्या होगा, ज़्यादा स्थायी हो जाएगा, उसकी अम्लता ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ जो अम्लता का क्रम होगा, अम्लता होगा सबसे अधिक C का, उसके बाद B का, उसके बाद A का, ये है अम्लता का क्रम। इसके बाद यहाँ देखें आप, वैसे ही ब्रेक कर लो, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। देखिए डिस्टेंस सेम है सब, ये Cl है, ये Br है, I NO2, NO2 का माइनस I प्रभाव सबसे अधिक है इन सभी। ठीक है, तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा, उससे कम ये, सबसे कम ये, तो सबसे अधिक स्थायी ये, उससे कम ये, उससे कम ये। स्थायित्व के हिसाब से ही अम्लता चेक कर लेनी। तो अम्लता क्या लिखेंगे आप, अम्लता सबसे अधिक C, उसके बाद A, उसके बाद B, इन दोनों में देख लें आप। क्लियर रहिए, आप समझिए, क्लियर रहिए, उसमें क्या है। वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करें, समझें आप, और कुछ नहीं करना। अच्छा ये देखो, ये भी प्लस आई समूह है, ये भी प्लस आई समूह, लेकिन ये आइसो है, नॉर्मल है। तो जो आइसो वाला होता है, हाँ, ये माइनस प्लस माइनस प्लस, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भेज देगा, ये कम इलेक्ट्रॉन भेज पाएगा, दोनों भेजेंगे। इन दोनों में ये ज़्यादा भेजेगा, ये कम, ज़्यादा भेजेगा और अधिक अस्थायी हो जाएगा, ये कम भेजेगा थोड़ा स्थायी रहेगा। तो अम्लता जो होगा इनमें, इन दोनों में अम्लता जो होगा A का ज़्यादा होगा, B का कम। ठीक है, तो आज जो है अपने अल्कोहलों के अम्लता के बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्लों के अम्लता के भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे। तो आज के लिए इतना ही, आज आप इतना ही पढ़ें। इसके बाद अगले वीडियो में आपको जो है कार्बोक्सिलिक अम्लों के अम्लता के विषय में और सारे एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे। एग्जाम्पल 1-2 दिए जाएंगे, 1-2 एग्जाम्पल आपको दिए जाएंगे। उसके बाद आप जानते क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे रेजोनेंस के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट, अगले वीडियो में।